हेलो बच्चों, प्रणाम। मैं विनोद थपलियाल, प्रवक्ता रसायन विज्ञान, राजकीय इंटर कॉलेज सेलाकुई, देहरादून। मैं आप पिछले सेशन में मैंने आप लोगों से बात की थी। मैं अभी धातुओं के गुणों पर ही आपसे चर्चा कर रहा था और मैं इस टॉपिक तक आपको पहुंच पाया था कि धातु एवं अधातु की अभिक्रिया। और इसमें बात हुई थी मैंने कि जो धातु और अधातु आपस में अभिक्रिया करते हैं तो कैसे यौगिक बनाते हैं, आयनिक यौगिक। और इस बारे में भी चर्चा की थी मैंने बात करी थी आप लोगों से अष्टक नियम। तो अष्टक नियम हमने क्या कहा था कि अक्रिय गैसों के समान, जो मैं बात कर रहा था आप लोगों से, मैंने बात करी थी हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, जो जीरो समूह के जो तत्व है हमारे पास, उन तत्वों के समान। मतलब अपनी सिर्फ एक हीलियम एक तत्व वहां ऐसा है कि जिसकी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं सिर्फ, और बाकी जितने भी तत्व हैं सबके बाहरी कक्षा में इस ढंग का स्ट्रक्चर होगा, 2 8 2 8 8। इस ढंग का स्ट्रक्चर को प्राप्त करने के लिए कोई भी तत्व क्या करता है, अष्टक नियम का पालन करते हैं। तो अब बात मैंने आप लोगों से थोड़ा ये भी बात की थी कि 3 प्रकार से होता है। देखो, एक पहला देखो कैसे अष्टक नियम का फॉलो करते हैं। कुछ तत्व ऐसे होते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा लेता है। दूसरी जगह क्या होता है कि दोनों बराबर की साझेदारी करते हैं, और समझ लो। और तीसरी जगह क्या होता है, एक तत्व इलेक्ट्रॉन देता है लेकिन उससे लेता नहीं है, सिर्फ उसको देता है, उससे लेता नहीं है। तो इस प्रकार से इन 3 विधियों से, अब ये 3 विधियों को हम अलग अलग नाम से भी जानते हैं। इनको हम कहते हैं वैद्युत संयोजकता, सह संयोजकता और उप सह संयोजकता। तो यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ आयनिक यौगिकों की बात कर रहे हैं, तो बच्चों इन आयनिक यौगिक या इनको हम दूसरे रूप में वैद्युत संयोजक यौगिक भी कहते हैं। अब क्यों, देखो क्यों कहते हैं हम इसको वैद्युत संयोजक यौगिक भी कहते हैं कि अगर हम अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करवाए हैं तो वैद्युत संयोजक यौगिक भी इनको कहते हैं। तो देखो, मैं अब एक बार इसको फिर रिवाइज कर रहा हूं आप लोगों के लिए, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। माना मैं बात कर रहा हूं Na की। हमने कहा Na का परमाणु क्रमांक होता है 11, और 9th क्लास में आपने पढ़ा हुआ इलेक्ट्रॉनों का वितरण। तो देखो, पहली कक्षा में सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी में 1, तो हो गए 11 इलेक्ट्रॉन। 2 और 8 10 और 1 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। दूसरी बात कर रहे हैं हम क्लोरीन की। क्लोरीन के बाहरी कक्षा में होते हैं 17 इलेक्ट्रॉन। ठीक हो गया बच्चों। अब देखो, इसका भी अगर हम देखो तो 2 8 और 1 इस ढंग से हो गया। अब बात कर रहे हैं कि हमको इस ढंग का स्ट्रक्चर चाहिए। देखो 2 8 हो, ठीक हो गया, या 2 8 8 हो। तो ये ऐसा स्ट्रक्चर कब प्राप्त होगा, जब क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, जब ये सोडियम 2 8 और सॉरी ये 2 8 और 7 है। तो देखो ऐसा स्ट्रक्चर कब प्राप्त होगा, जब ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो देखो इसका जो नया स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसे बनेगा, देखो 2 और 8, और इसका जो बनेगा 2 8 और 8। लेकिन देखो कैसी सिचुएशन हुई, Na और Cl बने, ठीक है ना, NaCl बना था। यहां पर देखो NaCl था, ये बना हुआ है, लेकिन कैसे बना, देखो अगर Na की बात करें तो इसमें एक चीज और याद रखना है, वैद्युत संयोजकता यौगिक में त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर धन आवेश आता है और ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर ऋण आवेश आता है। तो यहां पर इस सोडियम ने कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे, 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा, तो इस पर कैसा आवेश आ जाएगा, +1। इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है किसको, क्लोरीन को। और यहां पर इसने क्लोरीन ने कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तो कितना आवेश आ जाएगा, इसमें -1 आएगा। ठीक है ना। तो इसलिए इसको हम वैद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं। या देखो, क्या आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजक यौगिक क्यों कहते हैं, क्योंकि जब इनका निर्माण होता है तो इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से होता है। किससे होता है, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से होता है। अब बच्चों हम इसके, मैं एक उदाहरण और तुमको दूं। एक हमारे पास और है Mg, माना Mg और O है, ठीक है, या इसको और सरल समझो तो Mg और Cl2 है। तो ये भी देखो, ये भी कैसे यौगिक बनेगा, आयनिक यौगिक बनेगा। और कैसे बनेगा, Mg, देखो Mg का परमाणु क्रमांक MgCl2, ये भी कैसे यौगिक बनेगा, आयनिक यौगिक बनेगा। अब मैं इनके कुछ गुण आपको बता देता हूं कि इनके गुण क्या क्या होते हैं, वैद्युत संयोजक यौगिकों के गुण या आयनिक यौगिकों के गुण। इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने लायक है, उसको मैं भी आपको क्लियर करूंगा। आयनिक यौगिकों के गुण, देखो आयनिक यौगिकों के गुण। तो पहले कह रहे हैं कि ये जो क्या होते हैं, देखो
क्रिस्टलीय, ये जो है क्रिस्टलीय ठोस और भंगुर होते हैं। क्या होते हैं? क्रिस्टलीय ठोस और भंगुर। भंगुर का मैंने आपको एक दिन उदाहरण बताया था। भंगुर किसे कहते हैं? भंगुर लकड़ी का टुकड़ा लो, उसके हम बहुत सारे टुकड़े कर सकते हैं। या हमारे पास स्कूल में आप लोगों ने चौक देखी होगी, है ना? चौक को भी अगर हम कई बार तोड़े तो चौक कई टुकड़ों में टूट सकती है, ठीक है ना? तो देखो, पहली चीज जो आयनिक यौगिक होते हैं कैसे होते हैं? क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। और कैसे होते हैं? भंगुर होते हैं। दूसरी चीज, इनके जो गलनांक और क्वथनांक, गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? इनके उच्च होते हैं। अब देखो क्यों उच्च होते हैं इनके गलनांक और क्वथनांक, उसका भी कारण है। देखो, ये देखो, इसमें स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। समझ लो, जहां पर देखो धन आवेश और ऋण आवेश है, हमको पता है विपरीत आवेशों में हमेशा क्या होता है? आकर्षण होता है। और इस आकर्षण बल को जो इन आयनों के मध्य पाया जाता है, इनको कहता है स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कहा जाता है, जिसका मान क्या होता है? बहुत अधिक होता है। इसको तोड़ना भी आसान नहीं है और उबालना भी आसान नहीं है। तो इसका गलनांक और गलनांक में समझते हो आप लोग? गलना और क्वथनांक, गलना और क्वथनांक, उबलना। ठीक हो गया? अगला है इसका, अगला लक्षण है इसका कि देखो, ये जो है अगला कैरेक्टर इसका, ये जो है जलीय विलयन में विलेय, जलीय विलयन में विलेय, जलीय विलयन में विलेय और कार्बनिक विलायकों में अविलेय। और कार्बनिक विलायकों में क्या होते हैं? ये यौगिक अविलेय होते हैं। कार्बनिक विलायकों में क्या होते हैं? ये अविलेय होते हैं। कार्बनिक विलायकों में क्या होते हैं? ये अविलेय होते हैं। ठीक है, ठीक है सर। और अब लास्ट जो करेक्टर है, लास्ट और इंपॉर्टेंट करेक्टर है इसका, याद रखना आप लोग भी, जब ये ठोस अवस्था में होता है, जब ये ठोस अवस्था में होता है तो ये हमेशा विद्युत का अचालक होता है, कुचालक या अचालक होता है। ठीक हो गया? मतलब देख लो, जब मैं कह रहा हूं जब ये ठोस अवस्था में होता है तो ये विद्युत का अचालक होता है, मतलब विद्युत धारा को प्रभावित। याद रखना हमेशा, जितने भी आयनिक ठोस होते हैं वो ठोस अवस्था में विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। और गलित अवस्था में या इसको हम कहें कि विलयन की अवस्था में, गलित अवस्था में या विलयन की अवस्था में क्या होते हैं? ये सुचालक होते हैं। ठीक है ना? क्या होते हैं? ये सुचालक होते हैं। मतलब देखो बच्चों, जब तक ये NaCl रहेगा, जब तक ये क्या रहेगा? NaCl रहेगा, इसमें विद्युत धारा प्रभावित नहीं होगी। ठीक हो गया? इसमें विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती है। और जब हमने इसका H2O के साथ सॉल्यूशन बनाया और ये बन गया, देखो, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ठीक हो गया? अब क्या बन गया? ये आयनिक हो गया। जल में घोलने पर क्या हो गया? आयनिक हो गया। अब इसमें विद्युत धारा जो है किसके माध्यम से बहेगी? इन आयनों के माध्यम से बहेगी। किसके माध्यम से बहेगी? इन आयनों के माध्यम से बहेगी। तो इस प्रकार से बच्चों, हमारे पास धातुओं के गुण कंप्लीट हो गए हैं। धातुओं के रासायनिक गुण हमने पढ़ लिया। और सक्रियता श्रेणी, मुझे उम्मीद है कि आप सारे बच्चे इस सक्रियता श्रेणी को याद करेंगे। ठीक हो गया? अब हमारे पास रह गया, अब है हमारे पास अधातुओं के रासायनिक गुण। अधातु के रासायनिक गुण। अब देखो बच्चों, अधातु, मैंने आपके धातु की, अब अधातु देखिए, मैं लिख रहा हूं यहां पर, देख लो। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। फिर देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कार्बन, सल्फर,
फास्फोरस और सिलिकॉन। सिलिकॉन ये मुख्य रूप से हमारे पास क्या है, ये सारे मुख्य रूप से अधातु हैं। क्या है हमारे पास, ये मुख्य रूप से अधातु है। कौन कौन सी है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस और सिलिकॉन। तो इतनी जो धातुएं हैं, ये कैसी धातुएं हमारे पास? अधातुएं हैं। इन अधातुओं की विशेषता देखना बच्चों, ये 3 प्रकार की जो धातुएं हैं ये हमेशा गैसीय फॉर्म में होती हैं। किस फॉर्म में होती हैं? सॉरी, 3 नहीं, यहां तक क्लोरीन तक, ये कैसी अवस्था में होती हैं? ये गैसीय अवस्था में होती हैं। कैसी अवस्था में होती है? ये गैसीय अवस्था में होती है। जो मैंने इनका भौतिक गुण में बताया था कि ये ठोस या गैसीय हो सकते हैं, लेकिन एक्सेप्टेशन या किसको, सिर्फ किस अपवाद को छोड़ करके, ब्रोमीन, ये ब्रोमीन कैसा होता है? द्रव होता है। ब्रोमीन कैसा होता है? ब्रोमीन कैसी अधातु होती है? द्रव होती है। और बाकी जो ये अधातुएं हैं ये कैसी होती हैं? ठोस होती हैं। ठीक हो गया? तो क्लियर हो गया अब आप लोगों को? अधातुएं हो गई हमारे पास, अधातुएं हो गई। ये हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस और सिलिकॉन। और देख लीजिए, जो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और क्लोरीन है वो कैसी अवस्था में है? गैसीय अवस्था में होती है। कैसी अवस्था में होते हैं? गैसीय अवस्था में होते हैं। जो ब्रोमीन है वो कैसी अवस्था में होता है? द्रव अवस्था में होता है। और जो आयोडीन, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस और सिलिकॉन है, ये सारे कैसी अवस्था में होते हैं? ठोस अवस्था में होते हैं। कैसी अवस्था में होते हैं? ठोस अवस्था में होते हैं। अब देखो, एक मुख्य रूप से एक ही गुण है जो अधातुएं धातुओं के समान क्या करती हैं? धातुओं के समान एक गुण को प्रदर्शित करती हैं। वो वही धातुओं जो मैं कह रहा हूं, वायु। और बात हुई थी बच्चों हमारी, वायु मीन्स किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं। ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं? ये अभिक्रिया करते हैं। और देखो देखो क्या करते हैं? अधातु वायु के साथ अभिक्रिया करके अधात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। अधात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। अधात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। और जिसकी प्रकृति कैसी होती है? जिसकी कैसी प्रकृति होती है? अम्लीय प्रकृति होती है। कैसी होती है? अम्लीय प्रकृति होती है। कैसी होती है जिसकी प्रकृति? अम्लीय प्रकृति का होता है। ठीक है? अधातु जो है कैसे अधात्विक ऑक्साइड बनाती है और कैसे प्रकृति का ऑक्साइड बनाती है? अम्लीय प्रकृति का ऑक्साइड बनाती है। देखो इसका जनरल सा उदाहरण है, अगर हम कार्बन अधातु है, इसकी अगर हम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाएं तो क्या बना देगा? ये CO2। ये है हमारे पास कार्बन, ये है हमारे पास ऑक्सीजन जिसको हम वायु भी कहते हैं। ये हमारे पास ऑक्सीजन, और ये क्या बना रहा है? आपस में अभिक्रिया करके क्या बना रहा है? ये कार्बन डाई ऑक्साइड। कार्बन डाई ऑक्साइड बना रहा है। ठीक हो गया? वैसे ही अगर सल्फर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करे तो क्या बनाएगा? ये सल्फर डाई ऑक्साइड। क्या बनाएगा? ये सल्फर डाई ऑक्साइड बनाता है। सल्फर डाई ऑक्साइड बनाता है। सल्फर डाई ऑक्साइड बनाता है। ठीक है ना? और दूसरा कैरेक्टर देखो बच्चों, सिर्फ H2O से जल से अभिक्रिया, H2O से अभिक्रिया, H2 से अभिक्रिया। तो देखो, वैसे देखो कार्बन H2O से अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक हो गया? फास्फोरस अभिक्रिया नहीं करता है। लेकिन एक धातु है सिर्फ SO2, वहां भी बात हुई थी, ऑक्साइड की बात हुई थी। ऑक्साइड हमने जब कहा था कि जो ज्यादा सक्रिय धातु है वो जो है जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाती हैं, और जो कम क्रियाशील है वो क्या बनाती हैं? ऑक्साइड बनाती हैं। और ये ऑक्साइड भी फिर किसके साथ अभिक्रिया करके? पानी के साथ अभिक्रिया करके, तो ये बनाता है H2SO3। बाकी कोई भी अधातु पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। अम्ल के साथ अभिक्रिया, ये अम्ल के साथ भी अभिक्रिया नहीं करती है। अम्ल के साथ अभिक्रिया, तो जो अधातु है ये भी अम्ल के साथ अभिक्रिया
अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक है, ठीक है। इस ढंग से देख लीजिए। तो ये हमारे पास धातु और अधातु के अंतर और गुण हो गए। ठीक हो गया। तो इस प्रकार से देख लीजिए। अब आप लोग एक बार हल्का सा रिवाइज कर लीजिए, या मैं एक शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को बताऊं इसके भौतिक और रासायनिक गुणों को अंतर याद करने की। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ उतना ही याद करेंगे। इतनी जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये सारी चीजें आप क्या करेंगे, याद करेंगे। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कम से कम 5 नंबर का प्रश्न इससे जो है बोर्ड में पूछा जाता है। एक शॉर्ट ट्रिक, वैसे तो मुझे लगता है कि वो सिर्फ उन बच्चों के लिए है कि जिनको पढ़ाई से बहुत ज्यादा मन भर गया है, जिनकी बहुत इच्छा नहीं होती है। अगर मैं धातु और अधातु के भौतिक गुणों का अंतर बहुत शॉर्ट से जानना चाहूं तो देखो बच्चों, ये है 5 ता, ये है देखो 5 ता। इतना याद रखना है। मतलब 5 ता का मतलब 5 बार। देखो मैं अगर बात कर रहा हूं यहां पर, देखो गुण, ये भौतिक गुणों की बात कर रहा हूं मैं अभी। भौतिक गुणों की बात कर रहा हूं मैं। गुण है, और ये माना हमारे पास धातु है और ये अधातु है। इसको शॉर्ट एक चीज कर सकते हैं आप लोग कि जहां पर पढ़ते हो वहां पर इसको एक छोटा सा नोट बना के रख सकते हैं, लेकिन पढ़ना इसको डिटेल में पड़ेगा। तो देखो बच्चों, 5 ता की बात कर रहा हूं मैं। तो देखिए, पहली ता है चमकता, पहला गुण। दूसरा गुण है कठोरता, तीसरा गुण है तीसरा गुण है आघात वर्धता। चौथा गुण है तन्यता, और 5वां गुण है चालकता। शॉर्ट में याद हो जाएंगे आप लोगों को। सिर्फ क्या करने हैं, 5 ता याद करने हैं। इधर 5 ता: चमकता, कठोरता, आघात वर्धता, तन्यता और चालकता। तो देखिए, चमकता, धातुओं में चमकता पाई जाती है, किंतु अधातुओं में चमकता नहीं पाई जाती। एक्सेप्शन कल भी बात करी थी मैंने, किस किस को छोड़ के, आयोडीन और हीरा छोड़ करके। बाकी सारी अधातुएं क्या होती हैं, चमकदार नहीं होती हैं। धातुएं क्या होती हैं, कठोर होती हैं। अधातुएं क्या होती हैं, कठोर नहीं होती हैं। आघात वर्धता धातुओं में पाई जाती है, अधातुओं में नहीं पाई जाती है। तन्यता धातुओं में पाई जाती है, अधातुओं में नहीं पाई जाती है। चालकता धातुओं में पाई जाती है और अधातुओं में नहीं पाई जाती। सिर्फ किसको छोड़ करके, ग्रेफाइट को छोड़ करके। इस ढंग से, इस चार्ट से हम जनरली धातु और अधातुओं के भौतिक गुण भी ज्ञात कर सकते हैं और भौतिक गुणों में अंतर भी। जनरल सी चीजें। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसी के भरोसे आप रह जाए, इतना नोट कर लिया और हो गया इसी से परीक्षा, नहीं। इसमें हमने जो तार्किक प्रश्नों की बात भी की है वो भी आ सकता है। जैसे देखो, 3 प्रश्न तो बहुत मुख्य है इसमें। पहली चीज तो वही है कि सोडियम विस्फोट करता है। दूसरा, कैल्शियम और मैग्नीशियम धातु जल में तैरने लग जाती है। और तीसरी हमने बात की थी कि धातु दूसरे धातु को जो है उसके विलयन से विस्थापित करती। कुछ धातुओं को विस्थापित कर सकती हैं और कुछ धातुओं को विस्थापित नहीं करती हैं। ठीक हो गया बच्चों। अब अगर हम रासायनिक गुणों की बात करें इसी चार्ट पे, ठीक है, 5 ता को छोड़ करके अगर मैं इसके रासायनिक गुणों की बात करूं तो हमको एक छोटी सी, जिसको हम अंग्रेजी में सेंटेंस कहते हैं, एक वाक्य याद करना पड़ेगा। और वो वाक्य है, HCl अम्ल में पानी मिला। HCl अम्ल में पानी मिला। HCl अम्ल में पानी मिला। इतना हमको याद करना पड़ेगा। तो हम इसके रासायनिक गुण भी ज्ञात कर सकते हैं। और अगर चाहो तो इस ढंग से एक छोटा सा नोट अपने जहां पर आप लोग स्टडी टेबल आपका है वहां पर रख सकते हैं कि बार बार अगर आपकी नजर पड़ेगी तो, क्योंकि पिछला तो आपने पढ़ा है तो ये आपको रिवाइज होता रहेगा। तो लेकिन देखो, पहले हमने वहां क्या याद किया था, 5 था।
और 5 था जब याद हुए तो भौतिक गुण हमारे क्लियर हो गए, धातु के भी और अधातु के भी। अब यहां पर मैं कह रहा हूं HCl अम्ल में पानी मिला, ठीक हो गया। तो देखो इससे सारे गुण मिल रहे हैं। कौन कौन से गुण मिल रहे हैं? देखो पहला गुण ऑक्सीजन से अभिक्रिया, ऑक्सीजन जिसको हम क्या कह रहे थे, वायु से अभिक्रिया। देखो गुण वायु से अभिक्रिया, ठीक हो गया। दूसरा हाइड्रोजन से अभिक्रिया, हाइड्रोजन से अभिक्रिया। तीसरा गुण है बच्चों क्लोरीन से अभिक्रिया, क्लोरीन से अभिक्रिया। चौथा गुण है अम्ल से अभिक्रिया, अम्ल से अभिक्रिया, अम्ल से अभिक्रिया, ठीक है। और अंत में H2O से अभिक्रिया, H2O से अभिक्रिया। ये देखिए हमारे पास 1 2 3 4 और 5 गुण हैं। इन्हीं गुणों पर तुमने चर्चा की थी, अम्ल और क्षार की, सॉरी अम्ल और क्षार कह रहा हूं, धातु और अधातु की, इन्हीं 5 गुणों पे बात की थी। अब देखो हो गया आ ऑक्सीजन, H हाइड्रोजन, Cl क्लोरीन, अम्ल, अम्ल से अभिक्रिया करता है, और पानी H2O से अभिक्रिया। अब देखो ये हमने पढ़ा है, जब हम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाते हैं तो यहां पर क्या बनता है, ऑक्साइड बनाता है, बनाता है कि नहीं बनाता है। लेकिन वो ऑक्साइड कैसा होता है, यहां पर जो ऑक्साइड बनता है कैसा ऑक्साइड होता है, क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। कैसा ऑक्साइड बनाता है, क्षारीय ऑक्साइड बनाता है, ठीक हो गया। यहां पर भी सॉरी अधातु, ये मिट गया, अधातु यहां पर भी क्या करता है, ऑक्साइड बनाता है। लेकिन कैसा ऑक्साइड बनाता है ये, बच्चों बताओ बच्चों, कैसा ऑक्साइड बनाता है ये, अम्लीय। यस, कैसा ऑक्साइड बनाता है ये, अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। इसका हमने लिटमस टेस्ट किया था, और लिटमस टेस्ट के बाद ये हम देखो, तो पहली चीज हो गई, पहली चीज हो गई बनाता है H से अभिक्रिया। देखो ये H से अभिक्रिया नहीं करता है, और ये H से कैसे बनाता है, सह संयोजक हाइड्राइड बनाता है, सह संयोजक हाइड्राइड बनाता है, ठीक हो गया। ये यहां पर क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्लोराइड बनाता है, क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्लोराइड बनाता है, और ये वही सॉल्ट में लिख रहा हूं मैं, सह संयोजक क्लोराइड बनाता है, सह संयोजक क्लोराइड बनाता है। अम्ल से अभिक्रिया करके, इन दोनों में पता आपको, H2 गैस मुक्त करता है, और ये भी H2 गैस मुक्त करता है, और ये H2 से और इससे अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है बच्चों। तो इससे ये जो दोनों मैंने सॉल्ट ट्रिक आपको बताई है, सिर्फ सॉल्ट ट्रिक याद करने के लिए बताई है, ऐसा नहीं कि इसी से हो जाए। गुण हमने जितने पढ़े हैं वो सारे गुण याद करने हैं। उसके साथ अगर आप इसको स्टडी टेबल पे रखेंगे तो आपको आइडिया रहेगा, वायु के साथ अभिक्रिया। तो सॉल्ट है HCl अम्ल में पानी मिला, तो HCl अम्ल में पानी मिला, और ये इसके क्या हो गए, गुण हो गए, ठीक हो गया। तो इन गुणों से हम इनके भौतिक और रासायनिक गुणों में अंतर कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों। और अब मैं नेक्स्ट सेशन में आपको धातुओं की प्राप्ति पढ़ाऊंगा। इस ढंग से हमने हमने धातु और अधातु दोनों को विस्तृत रूप से हमने इसको यहां पर पढ़ा है, और मुझे अपेक्षा है कि आप लोग इस पे नोट्स बनाएंगे, ठीक है, नोट्स बनाएंगे, और अपने पढ़ाई को सुचारू रूप से गतिमान रखेंगे। धन्यवाद।